जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणक ग्रंथ कौन सा है। अब यहाँ पर भैया 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, अब इसके बारे में हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन है, चंदवरदाई हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भैया एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। यहाँ पर कहा गया है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। तो भैया ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके व्यंग्यकार कौन है, हरिशंकर परसाई। अर्थात यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। हरिशंकर परसाई की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो निठल्ले की डायरी जो कि बहुत फेमस है, भोलाराम का जीव। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ। आलोचना, कविता, कहानी या फिर उपन्यास। तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो हिंदी साहित्य में प्रवेश हुआ था वो हुआ था आलोचना विधा में। अर्थात यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अन्य जो आपको वीडियो चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, बस आपको कमेंट करना होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये जो उक्ति है बताना है भैया किसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे साथियों, ये जो उक्ति है ये भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। भैया हम सभी को पता है, आधुनिक काल ये तो है, भक्ति काल ये भी है, रीति काल ये भी है। ठीक है, ये क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन के अंतर्गत आएगा। लेकिन संयुक्त काल, मेरे भैया संयुक्त काल ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। बताना जो ब्रज भाषा है इसका जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रज भाषा का विकास हुआ है भैया सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती उपभाषा की जो बोलियां हैं जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली,
जयपुरी, मेवाती, मालवी, इनका भैया जो विकास है ध्यान रखिएगा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इन सभी के नाम ध्यान रखना, इनका विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनका जो विकास है वो हुआ है अर्धमगधी अपभ्रंश से। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। भैया हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी भैया, कबीरदास जी और तुलसीदास जी ये तो भैया भक्तिकालीन कवि हैं, लेकिन भैया जो बिहारी हैं ये भैया भक्तिकालीन कवि नहीं हैं। हम सभी जानते हैं जो बिहारी हैं भैया ये कैसे रीतिकालीन कवि हैं। कैसे हैं भैया? रीतिकालीन कवि हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई क्या है? बिहारी सतसई आप सभी को पता है बहुत फेमस है, जो कि बिहारी जी की रचना है। इस मुक्तक काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रश्न ध्यान से समझा करो, बाद में आप आंसर दिया करो। जल्दबाजी में क्या होता है, अक्सर गलतियां होती हैं, तो भैया जल्दबाजी नहीं करना है, आसानी से हमको सोच समझकर आंसर क्लिक करना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो भैया कौन सा था? उसका नाम था प्रिय प्रवास। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अब बात आती है कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है, ये बताना है किसके रचनाकार कौन है? तो भैया कौन है? अयोध्या प्रसाद हरिऔध, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। देखिए मेरा हमेशा यही उद्देश्य होता है कि यदि मैं आपको 20 प्रश्न पढ़ाऊं तो वहां से आपके 20 प्रश्न और भी कंप्लीट हो जाए, जब ही वो पढ़ा माना जाएगा, क्योंकि ऐसा भैया आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? भैया माटी की जो मूर्तें, ये जो साहित्यिक विधा है ये बहुत ही भैया फेमस है, और एक किसकी विधा है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा रेखा चित्र के साथ। किसके साथ जाएगा? रेखा चित्र के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? भैया मैंने अभी तो आपको बताया पूर्वी हिंदी में क्या आता है भैया, मैंने आपको बताया अवधी आती है, बताया ना, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है, यही तो मैंने अभी बोला था ना आपसे। तो भैया ए, सी और बी ए तो आते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी में कहा गया है मगही, भैया मगही ध्यान रखिएगा आप लोग, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, मगही आती है भैया बिहारी हिंदी के अंतर्गत। यहां पर आप व्याख्या में देख सकते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। आप चाहें तो कॉपी में इनको नोट भी करते जाएं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली आएगी, मगही आएगी, भोजपुरी आएगी, है ना। राजस्थान के अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विरज है, खड़ी बोली, कन्नौजी। ठीक है, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। अब यहां पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं?
प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। इन चार में से बताना है कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। बताइएगा आप लोग यहां पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो भैया ज्ञानश्रयी शाखा के जो कवि हैं उनका नाम है भैया कबीरदास जी। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये बात हो गई भैया प्रश्न की। अब आते हैं अन्य प्रश्न जो यहां से बन सकते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए राम भक्ति शाखा के कवि कौन है भैया, तो तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है, रहीमदास हैं। सूफी प्रेमाख्यान धारा के कवि कौन है, तो भैया जायसी हैं, जिसे कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए यदि आप वास्तव में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए भाई आज के समय में किसी भी एग्जाम में, तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है। चलिए, अब यहां पर क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 12 में, हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब क्या है भैया, जो हमारी हिंदी भाषा है वो तो भैया देवनागरी लिपि में लिखी ही जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त और अन्य भाषा कौन सी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी है भैया भाषा, नेपाली। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो नेपाली भाषा है वो भी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। यहां पर कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है। बताएं आप लोग, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है भैया। रामचंद्र शुक्ल है क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी है क्या, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर सुमित्रानंदन पंत हैं। तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ध्यान रखिएगा आप लोग, आचार्य शुक्ल के अनुसार जो छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा। बताएं आप लोग, जो छायावाद है इसको भैया प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। तो ध्यान रखिएगा, छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है रामविलास शर्मा जी ने। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। जयद्रथवध, भैया ये तो है भैया, हम सभी जानते हैं जयद्रथवध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, फिर क्या है इसके बाद, यशोधरा, बिल्कुल भैया ये भी है। साकेत, ये तो भैया बहुत फेमस रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। लेकिन जो नील देवी है भैया, ये रचना भैया मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। नील देवी जो रचना है भैया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन सी हैं, यशोधरा, जयद्रथवध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, द्वापर, झंकार। ये भैया बहुत फेमस रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में हमेशा ट्रेंडिंग में रहती हैं, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। बताएं आप लोग, जो मर्यादा भैया पत्रिका है बहुत फेमस रही है, बताना है ये किस युग की पत्रिका थी। भारतेंदु युग की, छायावाद युग की, द्विवेदी युग, या फिर छायावाद उत्तरोत्तर युग।
तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा द्विवेदी युग के साथ। ये किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। सूरदास के गुरु कौन थे? भैया हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, तो बताना है जो सूरदास जी हैं भैया बहुत फेमस है जो कि सूरदास जी, ठीक है, इनके बताना है गुरु कौन थे भैया। तो कौन थे? वल्लभाचार्य। बिल्कुल भैया, यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ओके, देखिए सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं, ठीक है, ध्यान रखिए भक्ति काल में के कृष्ण अष्टछाप कवियों में ये अग्रणी हैं, ठीक है। और जो महाकवि सूरदास जी हैं यह वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वात्सल्य रस के सम्राट कौन है भैया, तो ध्यान रखिएगा सूरदास जी हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की? बताएं आप लोग। तो भैया भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा है इसे मान्यता कब प्रदान की गई भैया? 14 सितंबर 1949 को। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। और आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 सितंबर को, ठीक है। चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर, ठीक है। ये आप अनुच्छेद भी ध्यान रखना जो यहां पर लिखा हुआ है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? बताना है जो जय भारत रचना है जो कि एक द्विवेदी युग की रचना है, इसके रचनाकार बताना है भैया कौन है, ठीक है। तो भैया कौन है इसके? भैया रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। ये मत सोचना कि द्विवेदी युग की है तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी मार दो, भैया गलत तो हो जाएगा। ध्यान रखना जय भारत जो रचना है एक कौन किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। क्या कहा गया है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। भैया पहला प्रश्न यहां से बन गया कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पहला प्रश्न तो ये बन गया। अब बात आती है कि जो पद्मावत है भैया इसकी भाषा कौन सी है भैया, ये भी तो आपको बताना है। तो भैया इसकी भाषा है अवधी। कौन सी है? अवधी भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। ध्यान रखिएगा जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं यह भक्ति काल के निर्गुण परामर्शी धारा के सूफी कवि हैं, ठीक है। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन किया गया है। पूछा जाए आपसे पद्मावत में किसका वर्णन किया गया है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत फेमस है भैया, बार बार पूछा जाता है कामायनी, तो बताना है कामायनी जो कि एक महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है भैया? तो भैया कौन है? जयशंकर प्रसाद। हम सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद भैया एक छायावादी कवि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह महाकाव्य है, मतलब जो कामायनी महाकाव्य है यह 15 सर्गों में विभक्त है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं जैसे प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, ये आपको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल, ठीक है, ये बार बार हमेशा ट्रेंडिंग में रहती हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। कहा गया है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताएं आप लोग। नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बताएं जो रचना है वो किसकी है? ठेठ हिंदी का ठाठ है। तो भैया ये रचना है
अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और जो अधखला फूल है वो भी क्या है? अयोध्या से उपाध्याय जी की रचना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? भैया उपभाषा की हमने अभी बात की थी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थान, ये भैया क्या है? ये भैया उपभाषा ही तो है। लेकिन जो ऑप्शन ए में कहा गया भैया मराठी, तो ध्यान रखना मराठी भैया क्या है? हिंदी की उपभाषा नहीं है, बल्कि क्या है? मराठी जो महाराष्ट्र राज्य है वहां की बोली है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? भैया अभी तो मैंने बताया ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या है? अवधी आएगी, बघेली आएगी और छत्तीसगढ़ी आएगी। यही तो मैंने बोला था ना आपसे अभी। तो भैया छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आएगी? भैया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अर्थात यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताना कमेंट करके जरूर। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके बाद हम ये जो क्लास है वो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।